जय हिंद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी एडी। तो देखिए क्या होता है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो है जो बिहार में जो एक सिचुएशन क्रिएट होती है वो बहुत ही काओटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो औरंगज़ेब के जो लड़के होते हैं, जो औरंगज़ेब के जो पुत्र होते हैं, वो आपस में ही लड़ने लगते हैं राजगद्दी के लिए। ठीक है, तो शासन करने के लिए, राजा बनने के लिए जो है औरंगज़ेब के जो लड़के हैं वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। और उसी की वजह से क्या होता है कि जो दिल्ली में ये औरंगज़ेब के लड़के आपस में लड़ रहे थे, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो एक मुग़ल एम्पायर का सूबा था बिहार, तो लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कहीं न कहीं बिहार जो है अपनी आइडेंटिटी खोने लगता है यहाँ पे। और उसी के साथ-साथ देखेंगे तो जो ये फ़ारुख़ुद्दीन हैं एज़ द गवर्नर ऑफ बिहार इन एडी 1734-35, बिहार वाज़ ऑलमोस्ट वंस अगेन अ पार्ट ऑफ बंगाल। ठीक है, तो फ़ारुख़ुद्दीन जब अपने जब इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला रहता है, तो उस टाइम जो है 34-35 के आसपास, 1734-35 के आसपास जो है बिहार जो है वो क्या होता है कि फिर से वो एक बंगाल का जो है पार्ट बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अब लेटर मुगल्स। तो देखिए, जब बहादुर शाह जो है दिल्ली के जब गद्दी पे बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने बेटे आज़िम उस शान को गवर्नर नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो पहले ये इलाहाबाद का गवर्नर जो है इसको नियुक्त करते हैं, और साथ ही साथ जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो हिस्सा है वहाँ का भी जो गवर्नर है बहादुर शाह किसको बना देते हैं, अपने बेटे आज़िम उस शान को। और आज़िम शान क्या करता है कि वो अपॉइंट करता है सैयद हुसैन अली खान को, ठीक है, अपना डिप्टी गवर्नर। ठीक है, तो बिहार में गवर्नर बन जाते हैं आज़िम शान, और डिप्टी गवर्नर बन जाते हैं सैयद हुसैन अली खान। और बाद में यही सैयद हुसैन अली खान जो है ये बाद में चल के बिहार का गवर्नर बन जाता है। इट वॉज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द गवर्नरशिप दैट फ़र्रुखशियार केम टू द बिहार। और सैयद हुसैन अली खान के गवर्नर का मतलब जब कार्यकाल पूरा होने वाला रहता है, तो उसी टाइम वही पीरियड रहता है जब फ़र्रुखशियार जो है बिहार आता है पहली बार। और आके वो कैंप कहाँ, वो रुकता कहाँ पे है, तो फेमस बाग है ज़ाफ़र खान बाग और बाग अफ़ज़ल। ठीक है, तो ज़ाफ़र खान बाग में और बाग अफ़ज़ल में जो है ये अपना जो टेंट है वो लगाता है। और वहाँ पे जो खालसा के लोग होते हैं, वहाँ लूटपाट जो है, प्लंडर करना शुरू करता है। लूटपाट जो है वो लूटपाट करना शुरू करता है। ही ऑल्सो मैनेज टू ऑक्यूपाई द फोर्ट्स ऑफ रोहतास फ्रॉम द रेबल्स। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि जो रोहतास का जो किला है, ठीक है, तो रोहतास के किले को विद्रोहियों से जो है ये कब्ज़ा कर लेता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, जब बहादुर शाह की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद राजगद्दी पे कौन आता है, जहांगीर शाह। ठीक है, जहांगीर शाह जो है ये राजगद्दी पे बैठते हैं। और ये किसके हेल्प से राजा बनते हैं, तो जुल्फ़िकार खान। ठीक है, तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो है जहांगीर खां अब जुल्फ़िकार खान की मदद लेके जो है ये राजगद्दी पे बैठते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो फ़र्रुखशियार है, फ़र्रुखशियार जो है ये अपना खुद का जो एक्सेशन है, अपना खुद का जो स्वामित्व है, ये पटना में डिक्लेयर कर देता है एडी 1712 में। और दिल्ली पे जो है कब्ज़ा कर लेता है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। तो सैयद ब्रदर्स जो हैं इनको बोला जाता था किंग मेकर्स। ठीक है, तो ये किंग मेकर हैं। तो फ़र्रुखशियार जो है सैयद ब्रदर्स की हेल्प से क्या करता है, वो दिल्ली की राजगद्दी पे कब्ज़ा कर लेता है। ड्यूरिंग हिज रिंग गैरत खान वो अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार। और फ़र्रुखशियार के टाइम पीरियड पे जो गैरत खान है उसको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और इसी के टाइम पीरियड में जो अंग्रेज़ होते हैं वो एक एम्बेसी सेंड करते हैं इंपीरियल कोर्ट में इसके। ठीक है, आफ्टर गैरत खान मीर जुमला वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार। और गैरत खान के बाद जो है वो मीर जुमला नियुक्त किया जाता है बिहार का गवर्नर। उसके बाद जमन खान है, तो खान जमन को नियुक्त किया जाता है गवर्नर ऑफ बिहार। उसके बाद देखिए 1727 में क्या होता है कि फ़र्रुख़ुद्दीन जो है इसको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और ये जो है ही वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल गवर्नर ऑफ बिहार। तो ये लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल गवर्नर रहता है बिहार का। आफ्टर हिम गवर्नरशिप ऑफ बिहार बिकेम लिंक टू बंगाल। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि जो भी बिहार का जो बंगाल का गवर्नर बनेगा वही बिहार का भी गवर्नर बन जाता है। आफ्टर द रिकॉल ऑफ फ़र्रुख़ुद्दीन, प्रिंस मिर्ज़ा अहमद द फ्यूचर अहमद शाह वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार। उसके बाद जब फ़र्रुख़ुद्दीन को जब वापस बुला लिया जाता है बिहार से, तो इनके बाद जो है प्रिंस मिर्ज़ा अहमद, जिनको हम आगे चल के अहमद शाह के नाम से जानेंगे, इनको बिहार का जो गवर्नर नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे
जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं, जैसे इंग्लिश हो गए, डेन्स हो गए, डच हो गए, तो ये कैसे कैसे बिहार में आते हैं, कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह जो है ये लगाते हैं। तो देखिए बिहार जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर रहता है 17th सेंचुरी में फॉर ट्रेड ऑफ सॉल्ट पेटर। तो सॉल्ट पेटर के ट्रेड के लिए, सॉल्ट पेटर मतलब जो गन पाउडर यूज़, मतलब बंदूक बनाने में, गोली बनाने के लिए उसमें गन पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो जो है ये सॉल्ट पेटर से बनता है। ठीक है, तो इस समय उसके बहुत ज़्यादा डिमांड था। और ये इंडिगो है जिसकी खेती जो है अंग्रेज जो है ज़बरदस्ती करवाते थे किसानों से। ठीक है, जिसे आपने 3 खटिया सिस्टम के बारे में सुना होगा, 1/20। ठीक है, 3 खटिया सिस्टम जो था। इट वॉज ऑल्सो फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स। ठीक है, साथ ही साथ बिहार में जो है सॉल्ट पेटर होता था, तो उसका ट्रेड करते थे, कॉटन का ट्रेड करते थे, और नील की खेती मतलब करवा के किसानों से उसका भी ट्रेड करते थे। बिहार में सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन थी? तो पुर्तगाली, पोर्चुगीज़ जो थे वो सबसे पहले बिहार है, याद रखिएगा। पहली यूरोपियन कंपनी कौन थी बिहार में एंटर करने वाली? तो बिहार में एंटर करने वाली पहली कंपनी थी पोर्चुगीज़। ठीक है, पुर्तगाली थे। ये सबसे पहले अपनी फैक्ट्री जो है हुगली में इस्टेब्लिश करते हैं। हुगली जो कि कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में। लेकिन ये जो है जल्दी ही पटना विजिट करते हैं ट्रेड करने के लिए, वाटर चैनल्स के थ्रू और रोड्स के थ्रू। अब देखिए 1632 में डच फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है पटना में। ठीक है, डच भी यहाँ आ जाते हैं और 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में इस्टेब्लिश करते हैं। और इनके इनके जो फैक्ट्री का साइट रहता है वो जो पटना कॉलेज के नॉर्थ साइड की जो बिल्डिंग है वहाँ पे इनकी ये अपनी फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। और वहीं जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है आलमगंज में। ठीक है, आलमगंज जो कि पटना में पड़ता है। और 1620 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री यहाँ आलमगंज पटना में इस्टेब्लिश करती है। किसके लिए? तो सॉल्ट पेटर के ट्रेड करने के लिए। लेकिन जल्दी ही क्या होता है कि 1621 में ही इनकी फैक्ट्री जो है बंद हो जाती है। उसके बाद 1651 में फिर से ये फैक्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है। और स्टार्ट क्यों होती है? तो एज ए सरकारी जो है वो प्रिंटिंग प्रेस के तौर पे इसको खोला जाता है। ठीक है, और कहाँ पे? तो गुलजार बाग में। गुलजार बाग जो कि पटना में पड़ता है, तो यहाँ पे उसको ओपन किया जाता है। फिर बाद में 1774 से 75 के बीच में डेन्स जो होते हैं वो अपनी फैक्ट्री पटना में स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे? नेपाली कोठी में। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहली कंपनी आने वाली बिहार में कौन थी? तो पुर्तगाली थे। वो सबसे पहले बिहार में एंटर किए थे, अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किए थे। कहाँ पे? तो हुगली में। हुगली जो कि बंगाल में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 1632 में डच अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं पटना में, पटना कॉलेज के पास। ठीक है, नॉर्थ साइड बिल्डिंग में उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है आलमगंज पटना में 1620 में। और उसके बाद जो है ये आते हैं डेन्स 1774-75 में, और ये अपनी फैक्ट्री पटना में इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ पे? तो नेपाली कोठी में ये अपनी फैक्ट्री जो है इस्टेब्लिश करते हैं। अब देखते हैं अलीवर्दी खां और बिहार के बारे में। देखिए प्रिंस मिर्ज़ा अहमद जो है वो अपॉइंट करते हैं सुजाउद्दीन को अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जो है सुजाउद्दीन जो है वो बन जाता है। एंड हिज डिप्टी इन बिहार। ठीक है, और बिहार में ये एज ए डिप्टी गवर्नर जो है नियुक्त होता है। तो बंगाल का ये गवर्नर रहता है सुजाउद्दीन, और बिहार का डिप्टी गवर्नर रहता है। बट नाइदर ऑफ देम एक्चुअली सॉरी ये देखिए प्रिंस मिर्ज़ा अहमद हैं, तो प्रिंस मिर्ज़ा अहमद ये अपॉइंट करते हैं सुजाउद्दीन को गवर्नर ऑफ बंगाल एज एज डिप्टी इन बिहार। ठीक है, तो इनको एज ए डिप्टी इन बिहार प्रिंस मिर्ज़ा अहमद के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन इन दोनों लोग में से, चाहे वो प्रिंस मिर्ज़ा अहमद हो चाहे वो सुजाउद्दीन हो, इन दोनों लोग में से कोई भी जो है बिहार नहीं आया। सुजाउद्दीन क्या करते हैं बाद में अपनी जगह अलीवर्दी खां को नियुक्त कर देते हैं कि भाई हाँ आप चाहिए, आप हमारी जगह पर शासन करिए। ठीक है, आप वहाँ बिहार का जो भी गवर्नेंस है ये इनको सौंप देते हैं अलीवर्दी खां को। दस बिहार वॉज नॉट कम्प्लीटली अंडर बंगाल। ठीक है, तो बिहार अब किस पर डिपेंडेंट हो गया यहाँ पे? बंगाल पे, कि जो बंगाल पे शासन कर रहा है वही बिहार पे भी शासन कर रहा है। अलीवर्दी खां रिंग वॉज कैरेक्टराइज बाई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स इन बिहार। तो देखिए अलीवर्दी खां के शासनकाल में क्या होता है, बिहार में कई हमें डेवलपमेंट्स जो है, विकास जो है वो देखने को मिलते हैं। ही वॉन द लॉयल्टी ऑफ द हिंदूज एंड द रोहिलिया चीफ्स। और अलीवर्दी खां जो है वो हिंदूज की भी लॉयल्टी जीत जाते हैं, और साथ ही साथ जो रोहिलिया चीफ्स होते हैं उनकी भी लॉयल्टी जीत जाते हैं अपने काम की वजह से, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट्स स्कीम्स वगैरह है वो लेके आते हैं बिहार में। ही सब्ड्यूड द रिवोल्ट ऑफ द उज्जैनीज। और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो उज्जैनीज रिवोल्ट करते रहते हैं, विद्रोह करते रहते हैं, तो उनके रिवोल्ट को भी ये सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। और साथ ही साथ ये डिफीट करते हैं राजा ऑफ बेतिया के राजा को, एंड दरभंगा, एंड ऑल्सो सरेंडर एंड ऑल्सो सुंदर सिंह द राजा ऑफ टिकारी। तो सुंदर सिंह जो कि टिकारी के राजा हैं, तो इनके द्वारा भी जो रिवोल्ट किया जाता है उसको भी ये सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, द पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज विद द डेथ ऑफ सुजाउद्दीन। अब यहाँ पे
देखिए जो हमको एक पॉलिटिकल चेंज देखने को मिलता है वो कब मिलेगा, जब शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाए उसके बाद ये जो है अपने बेटे को नॉमिनेट कर दिए रहते हैं, सरफराज खान को, कि ये हमारे बाद जो है हमारा बेटा गवर्नर बनेगा। हाउएवर क्या होता है, लेकिन देखिए बैटल ऑफ घरिया होता है। बैटल ऑफ घरिया कब होता है, 1740 में। सरफगंज खान वॉज किल्ड एंड अलीवर्दी खान बिकेम द गवर्नर ऑफ ऑल द ईस्टर्न प्रोविंसेस। ठीक है, तो अलीवर्दी खान के बीच में और सरफराज खान के बीच में बैटल ऑफ घरिया होता है, और घरिया का युद्ध होता है 1740 में, जहाँ पे क्या होता है कि जो ये अलीवर्दी खान है ये जीत जाता है और सरफराज खान जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब सारा का सारा जो इलाका है, सारा का सारा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है, ये किसके कंट्रोल में आता है, तो ये अलीवर्दी खान के कंट्रोल में आता है। ही अपॉइंटेड हैबतगंज फादर ऑफ सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के ये पिता हैं हैबतगंज, इनको जो है अलीवर्दी खान नियुक्त करता है बिहार का डिप्टी गवर्नर। ठीक है, इट वॉज नॉट ईजी फॉर अलीवर्दी खान टू रूल बिहार बिकॉज ही हैड टू फेस द इन्वेजन ऑफ मराठा एंड अफगन्स। तो अलीवर्दी खान को रूल वहाँ पे बिहार में शासन करने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लगातार बिहार में जो है मराठाओं का और अफगानियों का जो है इन्वेजन जो है होता रहता था। ये दोनों लोग जो है मराठा और अफगान जो है ये बिहार में आक्रमण करते ही रहते थे। तो इसीलिए जो है अलीवर्दी खान क्या करता है कि सिराजुद्दौला के पिता जो हैबतगंज हैं इनको नियुक्त करता है। इधर ये देखिए, ये सुजाउद्दीन की फ़ोटो है और ये अलीवर्दी खान है, इनकी फ़ोटो है। आगे देखते हैं। द उज्जैनीज ऑफ शाहाबाद अंडर द लीडरशिप ऑफ नूरुल सिंह एंड उद्वंत सिंह। अब देखिए जो उज्जैनीज हैं शाहाबाद की, वो क्या करते हैं, नूरुल सिंह और उद्वंत सिंह की लीडरशिप में ये फिर से एक बार विद्रोह करते हैं। लेकिन हैबतगंज जो है, हैबतजंग जो है वो फिर से इनके रिवॉल्ट को सप्रेस कर देता है। राजा ऑफ रामगढ़ ऑल्सो सबड्यूटेड एंड द फोर्ट ऑफ छात्रा वॉज ऑक्युपाइड। फिर देखिए जो राजा ऑफ रामगढ़ हैं ये भी आक्रमण करते हैं, लेकिन इनके भी आक्रमण को दबा दिया जाता है और जो छत्रा का जो किला है उस पर भी कब्जा कर लिया जाता है। फर्दर प्रोग्रेस सीज्ड बिकॉज ऑफ मराठा एंड नोट्स अंडर राघोजी भोसले। अब लेकिन राघोजी भोसले जो है कुछ देर तक जो है इस चीज़ को रोक रखते हैं। मतलब जो यहाँ पे ये अलीवर्दी खां हैं, तो यहाँ अलीवर्दी खां के नेतृत्व में काम कर रहे थे हैबतजंग। ठीक है, हैबतजंग जो थे सिराजुद्दौला के पिता हैं। तो हैबतजंग और राघोजी भोसले के बीच में जो युद्ध होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है कि देखिए हैबतजंग ऑल्सो सक्सेसफुली क्रश द रेबेलियन ऑफ मुस्तफ़ा खान बरेज। तो कुछ देर तक जो है राघोजी भोसले जो है टिके रहते हैं, लेकिन बाद में इनको उनसे हार का सामना ही करना ही पड़ता है। उसके बाद हैबतजंग जो है वो फिर से मुस्तफ़ा खान बरेज जो है वो हमला करते हैं बिहार में, तो इनके भी हमले को सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो वो हैबतजंग जो है ये हमें देखने को मिलेगा कि हैबतजंग एक अच्छा गवर्नर था बिहार का, एक सक्सेसफुल जो गवर्नर है वो बिहार का था। हाउएवर हिज ट्रैजिक एंड वॉज ब्लो टू अलीवर्दी खां। लेकिन इनकी जो है अचानक से मृत्यु हो जाती है और उसकी वजह से जो है अलीवर्दी खां को अब सफ़र करना पड़ेगा। देखिए कैसे। द निज़ामत ऑफ बिहार वॉज गिवन टू सिराजुद्दौला। अब जो निज़ामत है बिहार की वो किसके अंडर चली गई, वो सिराजुद्दौला के हाथ में चली जाती है। और राजा जानकी राम को एज ए डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया जाता है। It was at his instance that the mausoleum of the Habatjung was erected in बेगमपुर मोहल्ला of Patna city। तो देखिए सिराजुद्दौला और राजा जानकी राम, ठीक है, राजा जानकी राम डिप्टी गवर्नर है। तो इन्हीं के अंडर में क्या होता है कि बेगमपुर मोहल्ला पटना सिटी में हैबतजंग का एक मकबरा जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, हैबतजंग का जो मकबरा है राजा जानकी राम के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पे, तो बेगमपुर मोहल्ला पटना सिटी में। एट दिस टाइम द डेथ ऑफ हैबतजंग रिकमेंडेड द दीवान। अब देखिए अपनी मृत्यु के समय जो है हैबतजंग ने रिकमेंड किया था कि इनका एक दीवान था राम नारायण। तो इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि अगर हमको कुछ होता है, हम मर जाते हैं, तो जो राम नारायण हैं इनको डिप्टी गवर्नर बना दिया जाएगा बिहार का। और जो ये राम नारायण हैं ये एक पर्शियन पोइट रहते हैं। ठीक है, ये अच्छे पर्शियन पोइट रहते हैं और जब ये पोइट्री करते हैं तो ये अपना नाम जो है मौजूम लिखते हैं। ठीक है, मौजूम। और ये जो पोएट हैं राम नारायण, ये शेख अली हसन, तो शेख अली हसन के ये जो है शिष्य रहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए राम नारायण सबड्यूटेड द राइजिंग ऑफ भोजपुरिया राजपूत। उसके बाद देखिए राम नारायण जो है ये भोजपुरिया राजपूत भी आक्रमण करते हैं, तो इनके भी आक्रमण को ये दबा देते हैं राम नारायण। सुंदर सिंह ऑफ टिकेरी। अब देखिए भोजपुरिया राजपूत सुंदर सिंह टिकेरी के और कामगार खान ऑफ नरहत समई और भिशुन सिंह ऑफ सिरिस कुटुम्बा, ये सब मिलके जो है आक्रमण करते हैं बिहार पे, लेकिन राम नारायण सिंह जो है इन सबको हरा देते हैं। विद द
डेथ ऑफ अलीवर्दी खां, न्यू डेवलपमेंट्स टुक प्लेस इन बंगाल। अब देखिए अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद जो है कुछ डेवलपमेंट्स हमें बंगाल बिहार में देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या होता है, और उसी अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद ही हमें बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए थे और जो मीर जाफ़र थे इनको अपॉइंट कर दिया जाता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल का गवर्नर, क्योंकि ये ब्रिटिश के लॉयल रहते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज जीत जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, मीर जाफ़र को जो है वो बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। ए न्यू सिचुएशन एरोज्ड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक नई सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखेगी। दिस टाइम वॉज कैरेक्टराइज बाय द डिके एंड डिस्टिंक्शन ऑफ द माइटी मुगल एम्पायर। अब धीरे धीरे बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या होगा कि मुगल एम्पायर जो है उसका पतन हमें होता हुआ दिखेगा, विच जनरेटेड लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि एक कंट्री की पूरे देश में जो है एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एज वेल एज इन बिहार, तो साथ ही साथ इसका इफेक्ट हमें बिहार में भी देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिलेटेड विद द बिहार वर नॉट टेकन फ्रॉम बंगाल। तो जो भी बिहार से रिलेटेड जो भी डिसीजंस थे अब वो कहाँ से लिए जा रहे थे, तब वो बंगाल से लिए जा रहे थे। अब हम देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद की सिचुएशन क्या थी बिहार में। तो एज राजा राम नारायण वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। अब देखिए राजा राम नारायण तो बैटल ऑफ प्लासी के हिस्सा नहीं थे, तो इसलिए भी जो वो इनसिक्योर फील कर रहे थे इस सिचुएशन को लेकर के। ठीक है, इसी टाइम में क्या होता है कि मुग़ल एम्परर आलमगीर सेकंड जो हैं इनकी हत्या कर दी जाती है। और इनकी हत्या कौन करता है, तो इनका वज़ीर इमादुल मुल्क, तो इमादुल मुल्क जो है उनको इनकी हत्या कर देता है। और प्रिंस गौहर अपने आप को जो है एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं अंडर टाइटल शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय की उपाधि लेकर के ये अपने आप को राजा घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आलमगीर सेकंड की हत्या कौन किया था, तो इनका वज़ीर था ये इमादुल मुल्क। ठीक है, और उसके बाद राजा बन जाते हैं कौन, तो प्रिंस गौर, जिनको हम शाह आलम सेकंड के नाम से भी जानते हैं। ही वॉज रिसीव्ड इन बंगाल एज मुगल एम्परर, और इनका जो है बंगाल में बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, मुगल एम्परर की तरह स्वागत किया जाता है इनका बंगाल में। अब देखिए मीर जाफ़र जो हैं इनको मनसब से रिमूव कर दिया जाता है 1760 में। उसके बाद मीर कासिम जो इनके सन इन लॉ हैं इनको अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। ही कैप्चर्ड राजा राम नारायण एंड ट्रांसफर्ड हिम टू मुंगेर। तो मीर कासिम जो हैं वो क्या करते हैं, राजा राम नारायण को ये कैप्चर कर लेते हैं, उनको मुंगेर ट्रांसफ़र करते हैं, मुंगेर के किले में। आफ्टर द बैटल ऑफ उधवा नाला। ठीक है, तो जब उधवा नाला का बैटल होता है, किससे किसके बीच में होता है उधवा नाला का बैटल, तो उधवा नाला का बैटल जो है वो राजा राम नारायण के बीच में होता है और मीर कासिम के बीच में होता है। तो यहाँ पे मीर कासिम जीत जाता है, इनको कैप्चर कर लेता है और जो है मुंगेर के किले में जो है वहाँ के जेल में ट्रांसफ़र कर देता है। बिफोर लिविंग मुंगेर मीर कासिम ऑर्डर राम नारायण टू बी ड्रोन इन द गंगेज। तो देखिए अब मुंगेर छोड़ने से पहले मीर कासिम ये आदेश देता है कि राजा राम नारायण जो है इनको गंगा में जो है फेंक दिया जाए। दिस एंडेड द कैरियर ऑफ राजा राम नारायण। अब यहाँ पे राजा राम नारायण का जो कैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी इन द बिहार हिस्ट्री। तो ये जो है एक बिहार के इतिहास में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हेन शाह आलम सेकंड इन्वेटेड बिहार। अब देखिए जब शाह आलम सेकंड बिहार को इन्वेट करता है 1761 में तीसरी बार, तो ये डिफीटेड, ये फिर से इसको हार का सामना करना पड़ता है और इसको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो कारनेक के द्वारा। तो कारनेक जो है वो शाह आलम सेकंड को बंदी बना लेता है। उसके बाद फिर गया से पटना इनको लेके जाता है। और उसी टाइम में जो मीर कासिम है, मीर कासिम अपना क्या करता है कि कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर देता है और मुंगेर में ही यहाँ पे एक अपनी जो है गन फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करता है। ये देख सकते हैं, ये मीर कासिम है और ये ऊपर वाली जो फ़ोटो है ये आलमगीर सेकंड है। आगे देखते हैं, तो देखिए मुंगेर गन फैक्ट्री के लिए इसे चूज़ किया गया था क्योंकि मुंगेर की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बंगाल और बिहार के बीच में पड़ता है। मीर कासिम रिलेशन विद द इंग्लिश वर नॉट कॉर्डियल एज ही वांटेड टू स्टॉप द मिसयूज दस्तक बाय द इंग्लिश ट्रेडर। अब देखिए मीर कासिम जो है वो अंग्रेज़ों से परेशान हो गया रहता है क्योंकि इनको दस्तक मिल गया रहता है अंग्रेज़ों को, तो ये जैसे मन चाहे वैसे ट्रेड करते हैं, टैक्स वगैरह पैसा वगैरह देते नहीं हैं। तो उसी वजह से जो है मीर कासिम परेशान रहता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो दस्तक का मिसयूज़ कर रहे हैं। अब इसी रीज़न की वजह से हमें बैटल ऑफ बक्सर जो है, बक्सर का युद्ध जो है देखने को मिलेगा, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। अब देखिए व्हेन द इंग्लिश आर्मी लेड बाय मेजर एडम्स। तो इंग्लिश आर्मी को यहाँ नेतृत्व कर रहे थे मेजर एडम्स और मेजर नॉक्स। ये क्या करते हैं, ये लोग मुंगेर और पटना पे कब्जा कर लेते हैं और मीर कासिम जो है वो बिहार से अवध के लिए भाग जाता है।
ही मैनेज टू सिक्योर सपोर्ट ऑफ एम्पर शाह आलम सेकेंड। उसके बाद शाह आलम सेकेंड और नवाब शुजाउद्दौला का जो सपोर्ट है ये हासिल करता है मीर कासिम, ठीक है, बाई पेइंग देम 10 लाख एंड 17 लाख रुपीज़। तो देखिए शाह आलम सेकेंड को ये 10 लाख रुपए देता है और जो शुजाउद्दौला नवाब हैं अवध के, इनको जो है ये 17 लाख रुपए देता है। ही देन प्रोसीड टू बिहार, फिर ये लोग जो है बिहार मूव करते हैं। ऑन द अदर हैंड मेजर हेक्टर मुनरो, अब यहाँ पे जो है ब्रिटिश जो आर्मी थी इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। अब ये जो है अब इन लोगों के बीच में जो है यहीं बक्सर का युद्ध हमें देखने को मिलेगा। बोथ द आर्मीज मेट एट बक्सर, तो ये दोनों आर्मीज जो हैं, मतलब देखिए कौन कौन साथ में है यहाँ पे, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला हैं और शाह आलम सेकंड है। इनकी इनकी जो लड़ाई होगी किससे होगी, तो ब्रिटिशर से होगी, मेजर हेक्टर मुनरो से होगी। देखिए एक सीन है ये बैटल ऑफ बक्सर का और ये है मेजर हेक्टर मुनरो। तो देखिए बक्सर का युद्ध होता है अक्टूबर 22 1764 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इट लेड टू ए क्रशिंग डिफीट ऑफ शुजाउद्दौला, अब इसमें शुजाउद्दौला को जो है मुँह की खानी पड़ती है, ठीक है। हुज आर्मी फाइनली कोलैप्स एट कोरा, अब इनकी आर्मी जो है कोलैप्स कर जाती है कोरा में 3 मार्च 1765 को। तो शुजाउद्दौला जो है ये यहाँ हार जाते हैं। अब देखिए जो बैटल ऑफ बक्सर है ये बहुत इंपॉर्टेंट और मतलब बहुत बड़ा इवेंट है। इसकी वजह से जो है पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ बदलती हुई हमको दिखेगी। अब देखिए मीर कासिम बैटल ऑफ बक्सर के बाद भाग जाता है और जो गरीबी से जीवन बिताते हुए जो है इसकी मृत्यु जो है दिल्ली में हो जाती है 1777 में, 1777 में मीर कासिम मर जाता है भुखमरी के कारण, पॉवर्टी, गरीबी के कारण। द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश एज द बैटल ऑफ बक्सर वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन द बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी सॉ द डिफीट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल, तो प्लासी में क्या होता है, केवल जो बंगाल के नवाब हैं उन वो हारते हैं, लेकिन बक्सर में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो मतलब अवध है, पूरा का पूरा एक तरह से समझिए पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर है वो हार जाता है। द एम्पर शाह आलम सेकेंड एंटर इनटू ए ट्रीटी विद द ब्रिटिश, अब देखिए यहाँ पे शाह आलम सेकेंड और अंग्रेज़ों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये इलाहाबाद की ट्रीटी है, ये साइन किया जाता है शाह आलम सेकेंड और अंग्रेज़ों के बीच में। और शाह आलम सेकेंड को जो है कोरा का डिस्ट्रिक्ट और इलाहाबाद का डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के बदले में आप अंग्रेज़ों को हर साल जो है 26 लाख रुपए देंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप एक फरमान जो है इशू करेंगे, 12 अगस्त को ये एक फरमान इशू करते हैं, 19 अगस्त को और 1765 में ये एक फरमान इशू करते हैं। और उस फरमान की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। दीवानी राइट्स का मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने का जो राइट है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, तो अब यहाँ पे जो अंग्रेज़ हैं अब उनको एक तरह से यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो मिल जाता है, ये दीवानी राइट जो है ये मिल जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी दस बिकेम द वर्चुअल मास्टर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, तो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा पूरा जो कब्ज़ा है वो इस दीवानी राइट की वजह से पूरे पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में हो जाता है। अब हम देखेंगे डायाकी इन बिहार। डायाकी का मतलब होता है द्वैत शासन, ठीक है। बाय द फरमान इशूड बाय शाह आलम सेकेंड, देखिए शाह आलम ये फरमान इशू किए थे। अगस्त 12 1765 को जो है शाह आलम एक फरमान इशू करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार एंड द निज़ामत। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अब दीवानी राइट्स के साथ साथ जो है निज़ामत यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो भी ये अंग्रेज़ जो है वो कर सकेंगे, ये राइट जो है शाह आलम सेकेंड के द्वारा इनको दे दिया जाता है। द बाइफर्केशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू टू पार्ट इज नोन एज डायाकी, अब बाइफर्केशन मतलब होता है विभाजन करना, ठीक है, तोड़ना। तो अब मतलब कि शाह आलम सेकेंड जो है ये तो माली राजा थे ही, लेकिन अब यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, जो प्रशासनिक काम है वो अंग्रेज़ों को मिल जाता है, टैक्स कलेक्ट करने का जो काम है वो अंग्रेज़ों को मिल जाता है। तो ठीक है, तो एक हमें यहाँ पे द्वैत शासन जो है डायाकी जो है वो देखने को मिल रही है। सून मेनी चेंजेस वर ब्रॉट इनटू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो धीरे धीरे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। क्लाइव पेंशन ऑफ मीर मोहम्मद कासिम, तो क्लाइव जो है वो क्या करते हैं, मीर मोहम्मद कासिम को पेंशन भेज देते हैं और धीरज नारायण सिंह जो धीरज नारायण हैं इनके जगह पे, मीर मोहम्मद कासिम की जगह पे धीरज नारायण को नियुक्त करते हैं। राजा शितब राय वॉज अपॉइंटेड एज हिज दीवान, और इनके दीवान जो हैं कौन बनते हैं, तो राजा शितब राय। 1766 में एक काउंसिल बनाया जाता है, ठीक है, 3 मेंबर्स की, कंसिस्टिंग ऑफ जिसमें धीरज नारायण रहते हैं, शितब राय रहते हैं और सैमुअल मिडिल टाउन रहते हैं। अब ये सैमुअल मिडिल टाउन कौन है, तो ये जो हैं ये पटना के फैक्ट्री के चीफ़ हैं, ठीक है। तो पटना के फैक्ट्री के चीफ़ हैं, इनसे पहले बिलर नाम का एक आदमी चीफ़ रहता है, उसके बाद सैमुअल मिडिल टाउन बनते हैं। तो एक कमेटी जो बनाई जाती है उस कमेटी के मेंबर धीरज नारायण हैं, शितब राय हैं और सैमुअल मिडिल टाउन है।
देयर वॉज एन ओवरऑल स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन इन बिहार ड्यूरिंग द टाइम। धीरज नारायण वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो धीरज नारायण हैं वो एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर यानी अच्छे प्रशासक हैं। शीतभ राय कनिंगली गॉट फेवर ऑफ क्लाइव। अब देखिए शीतभ राय क्या करते हैं, चालाकी से जो है वो क्लाइव को अपनी तरफ कर लेते हैं और धीरज नारायण को जो है रिमूव करवा देते हैं अपने पोस्ट से, और ख़ुद जो है वो बिहार की जो नायब हैं वो खुद बन जाता है। ठीक है, क्लाइव जो है अब जो धीरज नारायण को जो पावर दी गई रहती है अब वो उठा के किसको दे दी जाती है, तो शीतभ राय को दे दी जाती है। हिज प्लेस एज द एजेंट ऑफ एम्परर वॉज टेकन बाई द मुनीर उद दौला। अब यहाँ पे एजेंट ऑफ जो एम्परर का एजेंट है वो नियुक्त कर दिया जाता है मुनीर उद दौला को, फाउंडर ऑफ द भिखन पहाड़ी नवाब फैमिली। तो मुनीर उद दौला जो हैं वो भिखन पहाड़ी नवाब फैमिली के फाउंडर हैं। अब देखिए जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ बिहार वॉज वल्नरेबल टू मराठा इन्वेजन। अब जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है बिहार की, वहाँ पे मराठा इन्वेजन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और साथ ही साथ अब्दाली जो अहमद शाह अब्दाली है उसके रेड करने के भी खतरा यहाँ पे रहता है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, कन्वेड अ कांग्रेस एट छपरा। ठीक है, एक मीटिंग बुलाता है छपरा में, उस मीटिंग को अटेंड करते हैं शुजाउद्दौला, एनवोज ऑफ द एम्परर। ठीक है, एम्परर के भी वहाँ पे आदमी रहते हैं, द जत राजपूत और साथ ही साथ रोहिलिया चीफ। तो ये लोग जो है ये मीटिंग को अटेंड करते हैं और दे इंटर इनटू अ ट्रीटी, और एक ट्रीटी साइन करते हैं कि अगर मान लीजिए अगर मराठा इन्वेड करते हैं तो सभी लोग मिलके यानी शुजाउद्दौला और जो दिल्ली के एम्परर हैं उनकी आर्मी, और जत राजा जो जटों के राजा हैं वो, और रोहिलिया के जो चीफ हैं, ये सभी मिलकर जो है मराठा से लड़ाई करेंगे। यहाँ इन एक ट्रीटी साइन होती है, ठीक है, छपरा में। कर्नल स्मिथ वॉज पोस्टेड एट सासाराम। अब कर्नल स्मिथ की जो पोस्टिंग है वो सासाराम कर दिया जाता है ताकि वो मराठा पे जो है नज़र रख सकें। और एक तरह से देखेंगे तो बिहार जो है हमें यहाँ पे एक वॉच टावर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, द डायकी रूल ऑफ क्लाइव इन बिहार एज इन बंगाल मेड कन्फ्यूजन, द लैक ऑफ गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसऑर्डर। अब देखिए अब यहाँ पे क्लाइव जो है इस चीज़ को अच्छे से बिहार को अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं। बिहार में लैक ऑफ गवर्नेंस देखने को मिलता है और सही से प्रशासन नहीं किया जाता है, सोशल इनसिक्योरिटी होती है, इकोनॉमिक डिक्लाइन होता है, एब्यूज ऑफ प्राइवेट ट्रेड बाई कंपनी सर्वेंट। अब देखिए जो कंपनी के जो सर्वेंट रहते हैं, जो काम करते हैं कंपनी में, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू है, टैक्स है, वो कलेक्ट करते हैं, और टैक्सेस कलेक्ट करते तो हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश मतलब जो सरकारी खजाना उनका रहता है उसमें वो पूरा का पूरा टैक्स देते नहीं हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसा जो है पब्लिक से लेते हैं। सपोज़ करिए अगर एक किसान एक साल में अगर 10 बोरी अनाज वो उगाता है तो उसका जो टोटल है उसका करीब करीब 8 बोरी अंग्रेजी ले लेते हैं, और बचा उसका एक या दो बोरी, तो वो क्या 2 बोरी बचा तो वो क्या करते हैं उसमें से 1 बोरी तो ज़मींदार ही लेता है, और अब उसके बचा 1 बोरी, तो अब वो 1 बोरी में क्या खाएगा और क्या वो उगाएगा। तो इसी सिचुएशन की वजह से क्या होता है कि बिहार में हमें फैमाइन देखने को मिलता है। ठीक है, भुखमरी आती है 1769 से 1770 के बीच में, और इसमें बहुत लोग मारे जाते हैं। ठीक है, बहुत नुकसान होता है। उसके बाद देखिए 1770 में एक चेंज इंट्रोड्यूस किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक प्रोविंशियल काउंसिल को अपॉइंट किया जाता है बिहार में। ठीक है, और उसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जेम्स अलेक्जेंडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेम्स अलेक्जेंडर हैं, और साथ ही साथ मेंबर नियुक्त किए जाते हैं रॉबर्ट पार्क, जॉर्ज वानस्टाट, राजा शीतभ राय। ठीक है, तो ये 3 लोग जो हैं इनके मेंबर इस काउंसिल के प्रोविंशियल काउंसिल के मेंबर नियुक्त किए जाते हैं, और जेम्स अलेक्जेंडर जो हैं वो इस प्रोविंशियल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद ये काउंसिल क्या करेगा, ये काउंसिल जो है रेवेन्यू को कलेक्ट करे, कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक है, आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ पटना काउंसिल ऑफ रेवेन्यू अलॉन्ग विद अदर प्रोविंशियल काउंसिल इन 1781, विलियम मैक्सवेल बिकेम द रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार। तो देखिए जब बाद में पटना काउंसिल ऑफ रेवेन्यू को एबॉलिश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, और जो अदर प्रोविंशियल काउंसिल हैं उनको भी 1781 में ख़त्म कर दिया जाता है। तो उसके बाद लास्ट में जो है विलियम मैक्सवेल जो हैं वो रेवेन्यू चीफ बन जाते हैं बिहार के, और उसी टाइम में वॉरेन हेस्टिंग वो बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं 1772 में। तो ये जो है आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ये वॉरेन हेस्टिंग है। हिज इनिशिएटिव्स अलॉन्ग विद द रिफॉर्म्स ऑफ कॉर्नवालिस लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब देखिए वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो भी रिफॉर्म्स किए गए, वही रिफॉर्म्स जो है बाद में चल के हमारे
मतलब यहाँ पे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वो उसमें उसका यूज़ करेंगे। सितब राय वो सस्पेंडेड ऑन द चार्जेस ऑफ करप्शन। सितब राय को सस्पेंड कर दिया था करप्शन के चार्जेस पे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स और सरकारी खजाने का गलत इस्तेमाल करने के लिए, और भुखमरी के टाइम में फेमाइन का जो है फेमाइन के टाइम में फंड्स का मिसयूज़ करने के लिए। और उसके बाद उसको कलकत्ता जो है अरेस्ट करके भेज दिया जाता है। हाउएवर लेकिन बाद में क्या होता है कि उस पर जो लगे चार्जेस थे वो प्रूव नहीं हो पाते हैं, तो उसको ऑनर के साथ जो है वो वापस कर दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है। ही वॉज रीइंस्टेटेड टू द ऑफिस बट सून फेल सीरियसली इल। लेकिन फिर से उसको जब दोबारा ऑफिस भेजा जाता है तो वापस आने के बाद बाइज्जत बरी होने के बाद जो है ये जो है फिर बीमार पड़ जाता है। उसके बाद सितब राय जो है वो मर जाता है और वॉरेन हेस्टिंग अपॉइंट करता है सितब राय के लड़के कल्याण सिंह को एज दीवान। हस्टिंग ऑल्सो अपॉइंटेड ख्याली राम एंड साधु राम एज नायब दीवान अंडर कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह जो इनका लड़का रहता है सितब राय का, तो सितब राय का लड़का कल्याण सिंह जो है वो दीवान बन जाता है। और साथ ही साथ जो है वॉरेन हेस्टिंग नियुक्त करते हैं ख्याली राम और साधु राम को वो इनके अंडर में काम करने के लिए। When the रेवेन्यू काउंसिल ऑफ बिहार was abolished in 1781, अब जब देखिए रेवेन्यू काउंसिल ऑफ बिहार है उसको एबॉलिश कर दिया था 1781 में। तो रेवेन्यू फार्मिंग फॉर बिहार वाज गिवन टू कल्याण सिंह। तो जो रेवेन्यू फार्मिंग है वो किसको दे दिया था, कल्याण सिंह को। और ये इसको डिवाइड कर देते हैं नायब ख्याली राम, ठीक है, हु डिवाइड इट विद द नायब ख्याली राम। तो इनके साथ ये दोनों लोग जो है मिलके ये क्या करते हैं, जो भी रेवेन्यू वगैरह फार्मिंग से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू है वो ये लोग देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग हाउएवर लुक्ड इनटू द फेलियर ऑफ द डायकी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस abolished it. As a consequence of this, administration of Bengal, Bihar, Odisha was not directly in the company. तो अब क्या होता है कि अब हमें ये देखने को मिलेगा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के पूरे एरिया में जो भी रेवेन्यू कलेक्शन काम है, टैक्स कलेक्शन काम है, तो फार्मर से जो भी टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्टली जो है कंपनी कंट्रोल करती है। अब किसी के थ्रू कंट्रोल नहीं करती, बल्कि अब जो भी टैक्स है वो डायरेक्ट कंपनी ही कलेक्ट करती है। तो कुछ एग्जामिनेशन फैक्ट्स देख लेते हैं। वेन बहादुर शाह एक्सटेंड थ्रोन ऑफ दिल्ली, देखिए जब बहादुर शाह जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो ये अपने बेटे अजीमुशान को जो है इलाहाबाद का गवर्नर नियुक्त करता है। और इलाहाबाद के साथ साथ कहाँ का, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का गवर्नर जो है नियुक्त करता है। जब फर्रुखशियार बिहार आता है तो कहाँ पे कैंप करता है, तो बाग जफर खान में कैंप करता है और बाग अफजल के पास जो है ये कैंप करता है। फर्रुखशियार अपना डिक्लेयर करता है एक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली फ्रॉम पटना, ठीक है, तो पटना से ही जो है ये डिक्लेयर कर देता है अपना एक्सेशन दिल्ली के लिए। फ़र्रुखुद्दौला वॉज द लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल गवर्नर ऑफ बिहार। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जो फ़र्रुखुद्दौला है ये लास्ट इंडिपेंडेंट मुगल गवर्नर है, कहाँ का, बिहार का। विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अलीवर्दी खां बाय सुजाउद्दीन ऑन हिज बिहाफ टू रूल बिहार, बिहार वॉज कम्प्लीटली अंडर बंगाल, ठीक है। तो जब अलीवर्दी खां जो है, जब ये देखिए जो अपॉइंटमेंट है अलीवर्दी खां का, तो सुजाउद्दीन के बाद जो क्या होता है कि इसी के बिहाफ पे जो बिहार का जो पूरा रूल है वो एक तरह से कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा था, बंगाल से कंट्रोल किया जा रहा था। और सिराजुद्दौला डिफीट हो जाता है कहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी में इसको हार का सामना करना पड़ता है और मीर जाफ़र को अपॉइंट कर दिया जाता है बंगाल का गवर्नर। हिज आर्मी अंडर हेक्टर मुनरो द इंग्लिश आर्मी अंडर हेक्टर मुनरो डिफीटेड द आर्मी ऑफ सुजाउद्दौला, मीर कासिम एंड शाह आलम सेकंड इन द बैटल ऑफ बक्सर। अब देखिए हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग जो है हेक्टर मुनरो से लड़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर में, ठीक है, 1764 में, जहाँ पे सुजाउद्दौला हार जाता है। और यहाँ पे साइन क्या होता है, तो इलाहाबाद की जो ट्रीटी है वो इनके बीच में साइन होती है। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डायक इन बिहार, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डायकी द्वैध शासन जो है बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया 1765 में, और इसको एबॉलिश किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।